हेलो ट्रेडर्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कोर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएमसी के दो इम्पॉर्टेंट रेफरेंस एरियाज या जोन्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स और कैसे आप इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल अपने चार्ट एनालिसिस को सुधारने में कर सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ये क्यों काम करते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि इन्हें कैसे आइडेंटिफाई और ट्रेड करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो सीरीज आपके लिए यूज़फुल है तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कृपया लाइक बटन दबाएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकर ब्लॉक्स और मिटिगेशन ब्लॉक्स चार्ट्स पर रेफरेंस एरियाज होते हैं जहां आप पोटेंशियली एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक कॉन्सेप्ट्स लगभग सेम होते हैं लेकिन उनका फॉर्मेशन पैटर्न अलग होता है। ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक की जनरल डेफिनेशन एक जैसी होती है। ये कहता है कि एक ब्रेकर ब्लॉक या यहाँ तक कि एक मिटिगेशन ब्लॉक एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है जो चार्ट पर किसी अन्य सप्लाई या डिमांड एरिया में बदल जाता है। मेरे बेसिक प्राइस एक्शन कोर्स से हम जानते हैं कि जब भी प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है तो यह मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर के कारण सपोर्ट बन जाता है। इसी तरह जब भी प्राइस एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो यह उस एरिया में मार्केट के दोबारा आने पर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। यह प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी है। यही कॉन्सेप्ट ब्रेकर और मिटिगेशन ब्लॉक्स पर भी लागू होता है। मार्केट कई कारणों से एक ऑर्डर ब्लॉक की सप्लाई और डिमांड को इग्नोर कर सकता है। इनमें मार्केट स्ट्रक्चर में बदलाव, प्राइस का ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड होना, या हायर टाइम फ्रेम की लेवल्स या प्राइसेस ऑफ इंटरेस्ट को टैप करना और अन्य कई कारण शामिल हो सकते हैं। जब एक वैलिड डिमांड लेवल प्राइस को रिजेक्ट करने में फेल हो जाता है और अगर प्राइस इसे ब्रेक कर देती है तो ये एक सप्लाई लेवल बन जाता है। ये लॉजिक सही है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक्स को इस मिक्स में शामिल करना मुझे समझ में नहीं आता। मिटिगेशन ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स को फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स मानना हमेशा सही नहीं लगता। अगर आपने ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक्स पर मेरा वीडियो देखा है तो आपने सीखा होगा कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए कई क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, चाहे वह एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक हो, एक इंड्यूसमेंट हो, प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप हो या एक अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस की प्रेजेंस आदि हो। आपने ये भी रियलाइज किया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स हमेशा एक्सट्रीम स्विंग पॉइंट्स पर नहीं मिलते। हमें ऑब्वियस रीजन से अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को शिफ्ट करना पड़ सकता है। अब इन दो फिगर्स को देखें जहां मैंने एक ब्रेकर ब्लॉक और एक मिटिगेशन ब्लॉक को मार्क किया है। एक चीज जो ध्यान खींचती है वह यह है कि ये दोनों फिगर्स मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज या आसान शब्दों में चेंज ऑफ कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि ये दोनों ब्लॉक्स प्राइस स्विंग के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर बने होते हैं। इसलिए इसे एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक कहना असल में ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए जस्टिस नहीं करता, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स हमेशा एक्सट्रीम स्विंग पॉइंट्स पर नहीं बनते। यही कारण है कि जब ब्रेकर ब्लॉक्स और मिटिगेशन ब्लॉक्स की बात आती है तो मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को शामिल नहीं करना चाहता। एक और स्पष्ट कारण है जो मेरे एनालिसिस को मजबूत करेगा। अगर आपने इसे स्पॉट किया है तो नीचे कमेंट करें। मैं इसे तब रिवील करूंगा जब हम मिटिगेशन ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। यह सब कहने के बाद ब्रेकर ब्लॉक्स और मिटिगेशन ब्लॉक्स को डिफाइन करने का सही तरीका क्या है? यह आइडिया सिंपल है अगर आप इसे बेसिक प्राइस एक्शन से जोड़ते हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कंसेप्ट में इसे ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक कहा जाता है और प्राइस एक्शन कंसेप्ट में इसे ब्रेकआउट और रिटेस्ट कहा जाता है। ब्रेकआउट और रिटेस्ट या ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक के पीछे का आइडिया यह है कि अगर मार्केट सफलतापूर्वक ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर सकता है और उसी ब्रेकआउट डायरेक्शन में जारी रह सकता है तो यह ब्रेकआउट की वैलिडिटी की कंफर्म करता है और यह बताता है कि मार्केट की उच्च संभावना है कि ब्रेकआउट डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा। एसएमसी टर्म्स में कहो तो एक्सट्रीम स्विंग हाइस के ऊपर और स्विंग लो लेवल्स के नीचे लिक्विडिटी होती है। इसलिए लिक्विडिटी की खोज में मार्केट एक्सट्रीम स्विंग लो लेवल को ब्रेक कर सकता है, जिससे मार्केट स्ट्रक्चर में एक बेरिश चेंज बनता है। यह आगे बहुत सारे सेलर्स को लाता है जो मार्केट को शॉर्ट करना शुरू करेंगे और अपने स्टॉप लॉस को एक्सट्रीम स्विंग लो लेवल या सपोर्ट के ऊपर रखेंगे। इसलिए मार्केट वापस आकर इन स्टॉप लॉसेस और लिमिट ऑर्डर्स को स्वीप करेगा जो सपोर्ट के ऊपर जमा होते हैं। असल में यही कारण है कि ब्रेकर्स और मिटिगेशन ब्लॉक्स
काम करते हैं। चलिए सीखते हैं कि एक ब्रेकर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। एक ब्रेकर ब्लॉक में प्राइस चार्ट पर की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स की खोज शामिल होती है, जो लेवल के ब्रेक होने पर प्राइस डायरेक्शन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। जब एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड लेवल ब्रीच हो जाता है, तो इसे एक महत्वपूर्ण सिग्नल माना जाता है कि प्राइस ब्रेकआउट डायरेक्शन में जारी रह सकती है। एक बार ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाने के बाद हमें प्राइस के ब्रेकआउट लेवल पर वापस आने का इंतजार करना होगा, ताकि कंफर्म हो सके कि यह एक नया सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। एक बार लेवल कंफर्म हो जाने पर ट्रेडर्स ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए एक ब्रेकर ब्लॉक एक सप्लाई या डिमांड का एरिया हो सकता है, जिसे प्राइसेस द्वारा ब्रेक किया गया हो, जिससे स्ट्रक्चर में बदलाव आया हो, और ये केवल प्राइस के ब्रेकर ब्लॉक पर वापस रिटेस्ट करने के बाद ही कंफर्म हो। ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेकआउट के बाद ब्रेकर ब्लॉक की पोलैरिटी बदल जाती है। यानी अगर ये एक सप्लाई जोन था, तो ब्रेकआउट के बाद ये डिमांड जोन बन जाएगा, और इसके वाइस वर्सा भी होता है। ब्रेकर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने और ट्रेडिंग करने के पीछे ये पूरा आइडिया है। लेकिन चलिए इस पूरे प्रोसेस को और अच्छे से जानते हैं। हम अपनी चर्चा की शुरुआत एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक से करेंगे। एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें प्राइसेस में एक स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना होगा। फिर मार्केट को हाई के ऊपर ब्रेक करना चाहिए, ताकि एक हायर हाई बन सके। हमारे पास कड़े नियम नहीं हैं, जैसे कि प्राइस को पिछले हाई के ऊपर ब्रेक और क्लोज करना चाहिए और इंड्यूसमेंट को टेकआउट करना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। भले ही ये सभी शर्तें पूरी हो जाएं तब भी ठीक है। इस केस में प्राइस को पिछले हाई के ऊपर ब्रेक करना होगा, ताकि एक हायर हाई पॉइंट बन सके। ये कैंडल की विक भी हो सकती है। इसे सिर्फ पिछले हाई के ऊपर अवेलेबल लिक्विडिटी को स्वीप करना चाहिए। लेकिन अगर ये मूव इनएफिशिएंसी से जुड़ी हो, तो ये और भी बेहतर होगा। इसका मतलब होगा कि अधिक पार्टिसिपेंट्स उम्मीद करेंगे कि प्राइस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए वापस नीचे आए, और ये प्लेयर्स इन डिस्काउंटेड वैल्यूएशन से लॉन्ग ट्रेड्स लेने की सोचेंगे। एक बार हायर हाई बन जाने के बाद प्राइस को नीचे मूव करना चाहिए और पिछले लो के नीचे ब्रेक करना चाहिए, ताकि एक लोअर लो बन सके। लेकिन यहाँ ये रिकमेंड किया जाता है कि हमें असल में प्राइस के पिछले लो के नीचे ब्रेक और क्लोज करने का इंतज़ार करना चाहिए। तो एक हाई और एक लो का ब्रेक होता है। एक बार लोअर लो के कंफर्म हो जाने पर हम एक ब्रेकर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस सिनेरियो में आखिरी डाउन क्लोज्ड कैंडल या पिछले लगातार डाउन क्लोज्ड कैंडल्स के ग्रुप में सबसे डीपेस्ट या लोवेस्ट कैंडल हमारा बेरिश ब्रेकर ब्लॉक होगा। अगर 3 या 4 लगातार डाउन क्लोज्ड कैंडल्स हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक है पूरे एरिया को हाईएस्ट से लोवेस्ट पॉइंट्स तक मार्क करना, जिसमें विक्स भी शामिल है। दूसरा ऑप्शन है केवल आखिरी डाउन क्लोज्ड कैंडल या लोवेस्ट कैंडल्स के हाईज और लोज को मार्क करना। मैं दूसरे मेथड को इस्तेमाल करना रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पहले सिनारियो में इससे जुड़े रिस्क और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ज़्यादा होंगे। स्विंग लो में लोवेस्ट कैंडल को शामिल करना इंपॉर्टेंट है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल का कलर क्या है। अब यह ब्लॉक एक डिमांड जोन हुआ करता था, लेकिन अब यह सप्लाई जोन में बदल गया है। एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह हमें यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इम्बैलेंस और लिक्विडिटी स्वीप है या नहीं, और ऑर्डर फ्लो की तरह हमें यह जांचने की ज़रूरत नहीं है कि यह अनमिटिगेटेड है या नहीं। एक पेरिश ब्रेकर ब्लॉक के लिए हमें केवल आखिरी डाउन क्लोज्ड कैंडल या कंसेक्यूटिव डाउन कैंडल्स की सीरीज में लोवेस्ट कैंडल को ढूंढना है, और उन्हें विक से विक तक मार्क करना है। एक बार ब्रेकर ब्लॉक को आइडेंटिफाई और मार्क किए जाने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक पर वापस आएगी और फिर से नीचे की ओर गिरती रहेगी। ब्रेकर ब्लॉक की कन्फर्मेशन तब होती है जब प्राइस इसे रिटेस्ट करने के लिए वापस आती है। लेकिन यहाँ मैं एक एडिशनल शर्त जोड़ना चाहूँगा, ताकि ये सेटअप एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला बन जाए। ये शर्त आसान है। जब प्राइस ब्रेकर ब्लॉक को ब्रेक करती है, तो इसे एक इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप से जुड़ा होना चाहिए, विशेष रूप से एक सिबी यानी सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी। अगर ब्रेकर ब्लॉक के नीचे ब्रेकआउट के दौरान एक सेल साइड इम्बैलेंस जनरेट होता है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाएगा, क्योंकि ये प्राइस को हमारे बेरिश ब्रेकर ब्लॉक को रिटेस्ट करने के लिए और अधिक रीज़न देता है, क्योंकि मार्केट को फिर से एफिशिएंट बनाने के लिए प्राइस इम्बैलेंस को फिल करने की ज़रूरत होती है।
इस सेटअप को यूनिकॉर्न सेटअप के नाम से जाना जाता है। आइए पूरे कंसेप्ट के पीछे की लॉजिक को अच्छे से समझते हैं। मार्केट एक नया हायर हाई बनाता है, लेकिन हायर लो बनाने के विपरीत मार्केट पिछले लो को ब्रेक करता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। पिछले लो के नीचे एग्रेसिव प्राइस मूव के कारण डायरेक्शनल बायस पेरिश हो जाता है और हमारे डिमांड लेवल को ब्रेक करने के बाद सप्लाई में बदल जाएगा। ब्रेकर ब्लॉक्स के पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जो ट्रेडर्स डिमांड एरिया से लॉन्ग गए थे, वे अब बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद फंस गए हैं। इसलिए वे प्राइस को अपने ब्रेक इवन स्पॉट पर वापस आने का इंतजार करना चाहेंगे, जहां वे अपनी लॉन्ग पोजीशंस को थोड़े या बिना किसी नुकसान के क्लोज कर सकें। साथ ही ट्रेडर्स यहां शॉर्टिंग शुरू करेंगे, क्योंकि वे इस एरिया को एक की एरिया ऑफ सप्लाई के रूप में देखते हैं। इस डबल एक्शन का आउटकम ये होता है कि प्राइस इस एरिया से रिवर्स हो जाती है। तो एक की पॉइंट ये है कि ब्रेकर ब्लॉक तब बनता है जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले एक लिक्विडिटी रन होता है। ध्यान रखें कि यह ब्रेकर ब्लॉक कॉन्सेप्ट इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर्स पर भी लागू होता है। हम ब्रेकर ब्लॉक से ट्रेड्स ले सकते हैं जब वे माइनर स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। ब्रेकर ब्लॉक्स एसएमसी में 7 इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट्स में से एक हैं, जो पीडी अरेज का इस्तेमाल करते समय इंपॉर्टेंट हैं। हम पीडी अरेज के बारे में इस सीजन के पेनल्टीमेट एपिसोड में बात करेंगे। जब प्राइस बेरिश ब्रेकर ब्लॉक पर वापस आती है और नीचे की ओर मूव करती है, तब हम शॉर्ट ट्रेड्स में एंटर करने के लिए देख सकते हैं। अब आप एक और काम कर सकते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक के हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हमें केवल 0%, 50% और 100% 5 लेवल्स की ज़रूरत है। आप इसे सेटिंग्स में एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने ट्रेड एंट्रीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप फिब 0.5 और फिब 0 लेवल्स के बीच सेल लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं या शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर या फिब 1 लेवल के ऊपर सेट कर सकते हैं। आप अपने टारगेट्स पिछले मार्केट स्विंग्स के आधार पर सेट कर सकते हैं या टेक प्रॉफिट सेट करने के लिए प्राइस प्रोजेक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ब्रेकर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में एसएमसी कोर्स के दूसरे सीजन में बात करेंगे। अब चलिए बुलिश ब्रेकर ब्लॉक्स के बारे में सीखते हैं। यहाँ भी हमें एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना है। प्राइस को इस लो को टेकआउट करना चाहिए और एक नया लोअर लो बनाना चाहिए। ये पिछले लो के नीचे एक लिक्विडिटी स्वीप है। ये मूव एक इनएफिशिएंसी से जुड़ा हो तो बेहतर होता है। एक बार लोअर लो एस्टैब्लिश हो जाने के बाद हम चाहते हैं कि प्राइस तेजी से ऊपर मूव करे और पिछले हाई के ऊपर ब्रेक और क्लोज करे। इस प्रकार एक नया हायर हाई बनाए। जब प्राइस पिछले हाई के ऊपर ब्रेकआउट करती है, तो हम आखिरी अप क्लोज्ड कैंडल या स्विंग हाई में हाईएस्ट अप क्लोज्ड कैंडल या कंसेक्यूटिव अप क्लोज्ड कैंडल्स के ग्रुप को मार्क कर सकते हैं। ये हमारा बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, जो पहले सप्लाई जोन के रूप में एक्ट करता था, लेकिन स्ट्रक्चर के बदलाव के बाद अब डिमांड जोन में बदल गया है। जैसा कि पहले बताया गया है, जब कैंडल्स के ग्रुप के साथ डील करते हैं तो आइडियली केवल लास्ट अप क्लोज्ड कैंडल या हाईएस्ट अप क्लोज्ड कैंडल को मार्क करना चाहिए। कैंडल का कलर असल में मैटर नहीं रखता, इससे हमें बेहतर रिस्क मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। अब अगर ब्रेकआउट मूव एक फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस से जुड़ा है, स्पेसिफिकली एक बिसी यानी बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी, ये प्राइस को इम्बैलेंस को फिल करने और हमारे ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट करने का एक सॉलिड रीजन देता है। फिर ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है, जिसे यूनिकॉर्न सेटअप के नाम से जाना जाता है। जब प्राइस हमारे बुलिश ब्रेकर ब्लॉक पर वापस आती है, तो हम लॉन्ग ट्रेड पोजीशंस लेने का प्लान बना सकते हैं। आप एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करके ब्रेकर ब्लॉक में लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट्स को जोड़ते हुए फिब 0, फिब 0.5 और फिब 1 लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। इसे आप अपने ट्रेड एंट्रीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप फिब 0 और फिब 0.5 लेवल्स के बीच बाय लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे या फिब 1 लेवल के नीचे सेट कर सकते हैं। आप अपने टारगेट्स पिछले मार्केट स्विंग्स के आधार पर सेट कर सकते हैं या टेक प्रॉफिट सेट करने के लिए प्राइस प्रोजेक्शन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ की फैक्टर्स जो आपको ब्रेकर ब्लॉक्स की ट्रेडिंग करते समय ध्यान में रखने चाहिए, वे हैं: नंबर 1, मार्केट स्ट्रक्चर।
आपको ब्रेकर ब्लॉक्स देखने से पहले करंट मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होगा। मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट डायरेक्शन, सप्लाई और डिमांड एरियाज, हायर टाइम फ्रेम की लेवल्स, लिक्विडिटी एरियाज आदि को डिफाइन करना शामिल है। नंबर 2 है वैलिडिटी। सुनिश्चित करें कि आप जो ब्रेकर ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं वह वैलिड है। ब्रेकर ब्लॉक्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले एक लिक्विडिटी रन के कारण बनते हैं। आपको उन शार्प प्राइस मूव्स को देखना होगा जिनके विक्स के बीच फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं जो इनएफिशिएंसी बनाते हैं। और फाइनली नंबर 3 है कंफर्मेशन। ट्रेड में एंटर होने से पहले कंफर्मेशन का इंतजार करें। कंफर्मेशन कई प्राइस एक्शन सिग्नल्स, कैंडलस्टिक सिग्नल्स, वॉल्यूम्स आदि के रूप में हो सकता है। अब चलिए जल्दी से मिटिगेशन ब्लॉक्स के बारे में जानते हैं। हम एक बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें एक स्विंग हाई और स्विंग लो देखना होगा। इन पॉइंट्स को मार्क करें। अब प्राइस नीचे मूव करती है, लेकिन ये लो के नीचे ब्रेक करने में फेल हो जाती है। ये लो के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करने में असमर्थ है। प्राइस तेजी से ऊपर मूव करती है, हाई को ब्रेक करते हुए और हाई के ऊपर क्लोज करते हुए, जिससे मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट होता है। एक बार हाई के ऊपर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाने के बाद हम पिछले स्विंग हाई को बनाने वाली लास्ट अप क्लोज्ड कैंडल या अप क्लोज्ड कैंडल्स की सीरीज में हाईएस्ट कैंडल को मार्क कर सकते हैं। ये हमारा बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक होगा। जब कई कंसेक्यूटिव कैंडल्स हों तो आइडियली लास्ट अप क्लोज्ड कैंडल या कैंडल्स के ग्रुप में हाईएस्ट कैंडल के हाईज और लोज को बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक के रूप में मार्क करना चाहिए, क्योंकि यह ट्रेड्स के लिए बेहतर रिवॉर्ड टू रिस्क प्रदान करता है। कैंडल का कलर असल में ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसके अलावा अगर ब्रेकआउट मूव एक इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप से जुड़ा है, स्पेसिफिकली एक बिसी यानी बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी से, तो ये हमारे ट्रेड्स के लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाएगा। ये इनएफिशिएंसी प्राइस को इम्बैलेंस को फिल करने और यहाँ तक कि हमारे बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए वापस लौटने का कारण बनेगी। हम मिटिगेशन ब्लॉक से लॉन्ग ट्रेड्स लेने की सोच सकते हैं। आप फिबोनाची लेवल्स का इस्तेमाल करके अपने एंट्रीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए मिटिगेशन ब्लॉक के लोवेस्ट से हाईएस्ट पॉइंट्स तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंड करें। हमें केवल 0%, 50% और 100% लेवल्स की ज़रूरत है। आइडिया यह है कि बाय लिमिट ऑर्डर्स को फिब 0 और फिब 0.5 लेवल्स के बीच प्लेस करें। आप अपना स्टॉप लॉस मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे या फिब 1 लेवल के नीचे सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक और एक बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक के बीच का एकमात्र डिफरेंस यह है कि ब्रेकर ब्लॉक एक लिक्विडिटी स्वीप से जुड़ा होता है जो लोज के नीचे होता है, जिससे एक लोअर लो बनता है। लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक्स के मामले में प्राइस पिछले लो के नीचे एक लिक्विडिटी रन को एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाती है, जिससे एक लोअर लो नहीं बन पाता। यही कारण है कि मिटिगेशन ब्लॉक्स को स्विंग फेलियर पैटर्न्स या स्विंग फेलियर ब्लॉक्स के रूप में जाना जाता है। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी साबित करता है। चूंकि प्राइस पिछले लो को ब्रेक करने में असमर्थ थी, इसका मतलब है कि ऑर्डर ब्लॉक्स का इस्तेमाल मिटिगेशन ब्लॉक्स के रूप में नहीं किया जा सकता। सोचें, अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना है तो पहली शर्त यह है कि मार्केट को एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ प्राइस ने पिछले लो को भी स्वीप नहीं किया, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक्स को सप्लाई या डिमांड एरिया के रूप में इस्तेमाल करने का कंसेप्ट इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। यही कारण है कि मैंने मिटिगेशन ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स को एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक मानने के आइडिया को स्वीकार करने से मना कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इसका एसेंस समझ गए होंगे। ध्यान रखें कि जैसे एक ब्रेकर ब्लॉक होता है, वैसे ही मिटिगेशन ब्लॉक भी एसएमसी में 7 इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट्स में से एक है। मिटिगेशन ब्लॉक ट्रेडिंग माइनर स्ट्रक्चर में भी लागू होती है। मिटिगेशन ब्लॉक्स का इस्तेमाल इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर से ट्रेड पोजीशंस लेने के लिए किया जा सकता है जब वे एक पीडी अरे के अंदर बनते हैं। अब चलिए जल्दी से बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक पर बात करते हैं। हमेशा की तरह पहले स्विंग हाई और स्विंग लो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें। इस केस में प्राइस हाई के ऊपर लिक्विडिटी को स्वीप करने में फेल रहती है और यह तेजी से नीचे गिरती है, पिछले लो को ब्रेक करते हुए उसके नीचे क्लोज करती है। तो प्राइस एक नया हायर हाई एस्टैब्लिश करने में असमर्थ थी। ये एक स्विंग फेलियर है।
एक बार लो के नीचे ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाने के बाद हम आखिरी डाउन क्लोज्ड कैंडल या कैंडल्स के ग्रुप में लोवेस्ट या डीपेस्ट कैंडल को विक्स सहित मार्क कर सकते हैं और ये हमारा बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक होगा। अगर ब्रेकडाउन मूव से जुड़ा कोई प्राइस इम्बैलेंस या सिबी है तो हमारे मिटिगेशन ब्लॉक में प्राइस के वापस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइस इनएफिशिएंसी को फिल करने की कोशिश करेगी। ट्रेड एंट्रीज के लिए 50 और फिब 0.5 लेवल्स का इस्तेमाल करके सेल लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करें। आप स्टॉप लॉस को मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर या फिब 1 लेवल के ऊपर सेट कर सकते हैं। अब एक स्विंग फेलियर पैटर्न होने के नाते मैं खास तौर पर इन मिटिगेशन ब्लॉक्स ट्रेडिंग में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि इन स्विंग्स के नीचे लिक्विडिटी अभी भी अवेलेबल है जो मार्केट रिवर्स कर सकती है और हमारे स्टॉप लॉसेस को हिट करके हमें ट्रेड से बाहर कर सकती है। इसलिए मिटिगेशन ब्लॉक्स के साथ डील करते समय थोड़ा सतर्क रहें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर यह यूज़फुल था तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन इनेबल करना न भूलें। हम आपके फीडबैक और सजेशंस को महत्व देते हैं, तो कृपया नीचे अपने कमेंट्स छोड़ें और हमें बताएं कि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस में कौन से टॉपिक्स कवर करना चाहेंगे, और मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं। तब तक के लिए बाय।